नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में दूसरी बार 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमण का आंकड़ा 24 लाख के पार निकल गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 24,61,191 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 17,51,555 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 48,040 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 6,61,595 एक्टिव केस हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 66,553 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन को एक बार फिर दिया बड़ा झटका। तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने में चीन के जहाज और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वे चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकर या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल के आयात या निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे, भले ही उसे किसी थर्ड पार्टी से ही रजिस्टर क्यों न किया हो। ऐसा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों ने फैसला किया है कि देश में आयात और निर्यात के लिए लगने वाली बोली चीनी जहाजों को बैन किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पवार परिवार में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, फिर नाराज हुए अजीत पवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या की सीबीआई जांच की मांग के मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पार्थ पवार को बच्चा, अपरिपक्व और अनुभवहीन कहने पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पारा गर्म हो गया। चर्चा है कि वे फोन बंद कर कहीं अज्ञातवास में चले गए। जी हां दोस्तों, अजीत पवार के सुपुर्द पार्थ पवार ने कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख को बाकायदा पत्र देकर निवेदन किया था कि देश के युवाओं की मांग पर राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए। लेकिन बुधवार को शरद पवार ने पार्थ पवार के अरमानों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि पार्थ पवार अभी बच्चा है, अनुभवहीन है। पार्थ की मांग का मैं 2 कौड़ी भर कीमत नहीं देता। माना जा रहा है कि इसके बाद से पवार परिवार में कलह शुरू हो गई। बृहस्पतिवार को उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के मुंबई स्थित आवास सिल्वर पहुंचे। उनके साथ एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल से भी मीटिंग की। उन्होंने काफी देर तक पवार के साथ चर्चा की। इसके बाद अजीत पवार ने वहां से निकलने के बाद अपना फोन उठाना बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के बयान से वो नाराज हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी के पास नहीं है नंबर, फिर क्यों ला रही है गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी दूर होने के बाद से अशोक गहलोत सरकार पर संकट टल गया था। ऐसे में 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार के विश्वास पर मुहर लगाना तय था। लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने भी दाव चलकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के पास नंबर नहीं है। इसके बावजूद गुरुवार को पार्टी ने ऐलान किया है कि वे राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है, शायद वे विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नज़र से इस सरकार का जमानत गिर चुका है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए 101 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा कोरोना की यह संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी हुई स्थिति किसे कहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा है, अगर कोविड-19 की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी हुई स्थिति किसे कहेंगे। जी हां, उन्होंने ट्वीट भी किया कि कोरोना ग्राफ कम नहीं हो रहा, भयावह होता जा रहा है। अगर ये प्रधानमंत्री की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी हुई स्थिति किसे कहेंगे। कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से जुड़ा ग्राफ भी शेयर किया है। जी हां, वहीं प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई को कहा था कि सही समय रहते सही फैसले लेने की वजह से कोरोना के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई है। उन्होंने कहा था कि आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा, मुंबई, कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करने के लिए उक्त बातें कही थी। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने 150 सीटों पर दावा ठोका, बंटवारे के झमेले से किया किनारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव टाले जाने की मांग के साथ महागठबंधन ने सीटों के तालमेल पर बातचीत करना शुरू कर दी है। आरजेडी ने विधानसभा की 243 सीटों में से 150 सीटों पर दावा ठोका। शेष 93 सीट कांग्रेस और जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ दी हैं। सीट बंटवारे के झमेले में खुद को अलग करके जिम्मा कांग्रेस पर थोप दिया। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जेडीयू के शामिल रहने पर जेडीयू और आरजेडी 100 सीटों पर और कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब बदले की राजनीति के माहौल में आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। महागठबंधन में राजद इस बार बराबरी नहीं बल्कि बड़े भाई की भूमिका चाहता है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 है।
ऐसे में राजद 150 सीटों पर दावा ठोककर खुद को मजबूत कर लेना चाहता है। वहीं मांझी और कुशवाहा की मांग को लेकर विवाद से भी दूर रहना चाहती है। वहीं अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, हर स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी शिक्षा की गुणवत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह नीति सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर आयोजित एक वेबिनार में यह बात कही। जावड़ेकर ने बताया कि जल्द ही सभी हितधारकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नामक एक पुस्तक भी दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसमें कई अहम बदलावों की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए व्यापक परिवर्तन के तहत मेडिकल और विधि को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक पढ़ाई के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में करनी होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 14 अगस्त यानी आज अपनी मांगों के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू करेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सिविल महकमे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा है। इस बीच आजादी के 73 साल बाद भी कई संगठन जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सिविल महकमे अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 14 अगस्त को ये संगठन एक अलग तरह का अभियान शुरू करेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन आजादी की पूर्व संध्या पर पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए एसएससी जीडी 2018 के 60,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जल्द जारी करने के लिए ट्विटर पर अभियान शुरू करेंगे। इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा करें। वहीं अगली बड़ी खबर, 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी के भाव में भारी गिरावट, जानिए क्या करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी में भारी गिरावट आई है। सिर्फ 2 सत्रों में सोने के दाम करीब 5,000 रुपए और चांदी की कीमतें 14,000 रुपए तक लुढ़क चुकी हैं। एमसीएक्स पर सोने के दाम 50,502 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क चुका है। पिछले हफ्ते भारत में सोने की कीमतें 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई थी, जबकि चांदी का भाव लगभग 78,000 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर दर्ज किया गया था। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी आपको सोना और चांदी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सोना और चांदी बहुत महंगा हो चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर, कम मेहमान पीपी किट में जवान, जाने से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैसे अलग होगा लाल किले का नजारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तरीके को बदल कर रख दिया। पिछले साल की तरह इस बार भी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाएगा। इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, मगर कोरोना की वजह से कुछ चीजें नहीं दिखेंगी और कुछ नज़ारे बदले हुए नजर आएंगे। शुक्रवार को जब लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जाएगा तो कुछ पहली बार देखने को मिलेगा। हर साल की तुलना में मेहमान कम होंगे। सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल पीपी किट में होंगे और जो भी फोटो जर्नलिस्ट होंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ होगा। तैयारी में जुटे गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हैं, वे पिछले साल के समारोह में आए मेहमानों के 5वें भाग से घिरे होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आने वाले 140 मेहमानों में कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। इस बार किसी भी वीआईपी के पति या पत्नी को आमंत्रित नहीं किया गया और अधिकांश मेहमानों को प्राचीर से नीचे बैठाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए इस साल मेहमानों की संख्या बहुत कम रखी गई। अधिकांश मेहमानों को प्राचीर से नीचे बैठाया जाएगा। कुछ मेहमान अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को लेकर नहीं आ सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, देश के कई हिस्सों में 2-3 दिन के दौरान हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई क्षेत्रों में बुधवार से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर जलभराव से दिक्कतें हो रही हैं। उधर मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को चेतावनी जारी करते हुए पूर्वानुमान लगाया है। देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी बारिश से बहुत भारी स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।